प्रशांत जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि एक दलील यही है कि भाई आर्थिक जो बोझ है वो कम करना है, तमाम सारी चीजें जो मिशनरी और ये सारी चीज लगती है वो कम करना है। लेकिन 2029 तक जब चुनाव आएगा, लोकसभा सीट बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, ज़्यादा ईवीएम खरीदी जाएंगी, ज़्यादा पोलिंग बूथ बनेंगे, ज़्यादा स्टोरेज बनेगा, तो एक हिसाब से तो खर्चा वहाँ भी बढ़ेगा। दूसरा उसमें सवाल मेरा यही है, हालांकि मैं इस सवाल को बाद में आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन दोनों को एक ही जगह कर ले रहा हूँ। क्या बीजेपी और कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं इस वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे एक रणनीति है कि देश में चुनाव का जो मामला है वो टू विंडो हो जाए? देखिए साजिद जी, इसमें आर्थिक वाला पक्ष खाली एक पॉइंट है, उसमें वो जी। खाली ऐसा नहीं, वो वही एक प्राइमरी है। हाँ। विषय इसमें है कि आज आप देखिए हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। और जब चुनाव होता है तो सारी मशीनरी, सारा सिस्टम, सबका फोकस वहां पर रहता है। आचार संहिता लगती है 2 महीना 3 महीना, वहां पर विकास कार्य प्रभावित होते हैं, शिक्षा भी प्रभावित होती है, कहीं बोर्ड एग्जाम होते हैं, अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। जब एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार 5 साल में 3 महीने जो भी चीजें डिस्टर्ब होनी होंगी होंगी। जब हर बार चुनाव होता है, सुरक्षा बलों का भी एक जगह से दूसरी जगह होता है, सारी मशीनरी लगती है, तो ये चीजें भी उसमें हैं। और 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, कोई संविधान की भावना के विपरीत भी नहीं था, सारी व्यवस्थाएं थी, वही संविधान था। 1967 तक चुनाव हुआ, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने कई सरकारों को बर्खास्त करना स्टार्ट किया, राष्ट्र प्रशासन लगाया, तब ये व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो इसलिए इस चीज को लाया जा रहा है, और ये किसी की पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ना ही मैं ये भी नहीं मानता हूं कि कोई क्षेत्रीय दलों के अगेंस्ट है। अभी देखिए उड़ीसा में चुनाव हुआ, लोकसभा विधानसभा साथ में ही हुआ, और भले ही नवीन जी की पार्टी हार गई। अब वहां पे आंकड़े देखिए, वही तो डर नवीन जी है। की पार्टी, सुनिए, 0 सीट आई उनकी लोकसभा में 21 में से, भारतीय जनता पार्टी 20 सीट आई, लेकिन विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 147 में वो 55 सीट लाए, हम खाली 78 सीट लाए। तो ऐसा नहीं कि जनता बिल्कुल एक ही पैटर्न पे करती है। आज आजादी के 75 साल बाद देश की जनता बहुत मैच्योर हो गई है, उसको पता है कि विधायक किसको चुनना है, सांसद किसको चुनना है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका दिल्ली का है। दिल्ली में पिछली 3 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 60 सीटें मिलती हैं, लेकिन वही जब विधानसभा में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, 2015 का और 2020 का आपके पास चुनाव का एग्जाम्पल है। तो जनता को पता है कि किस, और अंतर कोई बहुत नहीं, 6 महीने में ही चुनाव का अंतर होता है लोकसभा और विधानसभा में। तो ये कहना कि जनता एक ही पैटर्न पे वोट देगी, ये गलत है। ये सबको अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। जनता को पता है कि विधायक से हमें क्या काम चाहिए और सांसद से हमें क्या काम चाहिए। तो ये अगर ये सवाल उठाना तो जनता की विजडम पे सवाल उठाना है, और इसमें कहीं कोई ना किसी क्षेत्रीय पार्टी के अगेंस्ट है, ना किसी अन्य पार्टी के अगेंस्ट है। लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए कि 29 में सब एक साथ चुनाव होगा, आपको सबको मौका मिलेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, तो 29 में भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी, आप लोगों को मौका मिल जाएगा। आपको आपकी सब जगह एक साथ देश में और लोकसभा में और राज्यों में सब जगह सरकारें बन जाएंगी। तो इसको ये कहना कि भाई उसके विपरीत है, ये चीजें गलत हैं। खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ये चीजें देश हित में, सबके लिए हित में, जनता के लिए भी अच्छा है और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। अशोक जी, ये डर भविष्य वाला है या अभी वाला जो चल रहा है मामला, या जिस तरह का एक उदाहरण, मैं उसे अपने तरीके से उदाहरण ही कहूंगा, क्योंकि प्रशांत जी जिस उड़ीसा की बात कर रहे थे वहां बाद में लोगों ने यही कहा कि साहब वो केंद्र का जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, लोगों के दिमाग में भी वही रहा, तो राज्य के भी जो वोटर था उसने वहां तभी भी उसी हिसाब से मतदान किया और केंद्र के हिसाब से ही मतदान किया, और जब ही जमाई जो नवीन बाबू की सरकार चली गई। तो आपको भी कोई वही डर लग रहा है क्या? और दूसरा सवाल ये कि जब 1951 से लेकर 67 तक चुनाव हो चुके हैं एक बार, तो अब क्या दिक्कत है उस प्रयोग में? देखिए, दो बातें आपने कही। पहली बात तो आपने कहा उड़ीसा वाला एग्जाम्पल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रीजनल मुद्दे हैं, रीजनल पार्टियां हैं, या जो देश की डाइवर्सिटी है और जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, ये सारी चीजों को एक साथ चोट करने का प्रयास उसका है। आप क्षेत्रीय मुद्दे देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो केंद्र के मुद्दे हों वही मुद्दे झारखंड की जनता के हों, वही मुद्दे उत्तर प्रदेश की जनता के हो, वही मुद्दे उड़ीसा की जनता को। ऐसा नहीं होता है। उड़ीसा के लोगों का कुछ अलग मुद्दा हो सकता है, झारखंड के लोगों को कुछ अलग मुद्दा हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुद्दे कुछ अलग हो सकते हैं। तो सरकार ये चाहती है और भाजपा ये चाहती है कि एक ही डंडे से हम हाकें और ऊपर से लेकर नीचे तक का एजेंडा हमारा सेट हो जाए। अब बार बार हमें चुनाव में जाने की जरूरत ना हो, बार बार जनता के बीच जाने की जरूरत ना हो। तो वो उनकी मंशा यही है कि देश के संघीय ढांचे को, देश की डाइवर्सिटी को, देश के स्थानीय पार्टियों को, देश के स्थानीय मुद्दों को, सबको एक पल में
खत्म कर दो। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इससे जो है बहुत नुकसान होता है, तमाम एजेंसियों को जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। देखिए, आपको याद होगा जब जब चुनाव आता है साजिद भाई, जनता को बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। कभी पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, एलपीजी के दाम कम हो जाते हैं, बिजली के दाम कम हो जाते हैं, सरकार लिबरल हो जाती है। तो ये सारी चीजें जनहित में हैं। अगर सरकार को ये पता है कि हम 5 साल के लिए चुन के आ गए हैं, हमारा कोई रत्ती भर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो तानाशाही सरकार दिखाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो डर उसके मन में है, अभी तो डर उसके मन में भाई कि अभी हम झूठ बोल के जाएंगे, कल को विधानसभा चुनाव में जनता हमें सबक सिखा देगी। ये डर उसके मन से, सरकार के मन से निकल जाएगा। और जो स्थिति आपने देखा 10 सालों में, जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो ये सारी चीजें अहंकार आ जाती है व्यक्ति के मन में कि हम तो भगवान बन गए भाई, हम भगवान बन गए। लेकिन यही जनता भगवान से न जाने कब इंसान भी बना देती है। तो जनता के दरबार में, जनता के दरवाजे पे अगर इस तरह का चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, जनता के मुद्दों के लिए हेल्दी है, क्षेत्रवाद के लिए हेल्दी है। क्योंकि सरकार, संविधान में लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से डेमोक्रेसी मजबूत होती है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से डेमोक्रेसी कमजोर होती है। तो ये सरकार की मंशा है डेमोक्रेसी को कमजोर करने की, इसके अलावा और कोई मंशा नहीं सरकार की। इसका कोई देश हित से मतलब ही नहीं है, न तो इनको सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से मतलब है। आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, जो अभी रिसेंट जो 4 विधानसभाओं के चुनाव है, बताइए चुनाव आयोग क्यों नहीं करा है 4 राज्यों का विधानसभा? वो हरियाणा में करा रहा है, जम्मू कश्मीर में करा रहा है, वो झारखंड में नहीं करा रहा है। वो कह रहा है कि हम महाराष्ट्र का भी नहीं करा पाएंगे। वो चुनाव आयोग के कौन से क्या मतलब मिरेकल हो जाएगा उस चुनाव आयोग को कि एक साथ तो सारे लोकसभा राज्यसभा सबका चुनाव करा लेगा? तो सरकार की मंशा समझिए आप, सरकार की मंशा है कि वहां हरियाणा में चुनाव हम हार रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हम हार रहे हैं, झारखंड में हार रहे हैं, तो हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन का गैप मिल जाए तो हमारा कुछ काम जवाब लूंगा मैं आपकी बात का। प्रशांत जी कह रहे हैं 4 राज्यों को तो करा नहीं पा रहे हैं, आप देश में कैसे कराएंगे? देखिए साजिद जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ विपक्ष के प्रवक्ताओं का एक राहुल गांधी जैसी बुद्धि का करते हैं परिचय। झारखंड में पिछली सरकार कब बनी थी? 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन जी ने ओथ लिया था, तो 3 महीने पहले चुनाव करा दिया जाए क्या? वहां पे महाराष्ट्र में नवंबर तक उसका टेन्योर है, तो पहले करा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक वहां चुनाव करा लिया जाए, इसलिए हरियाणा की पहली विधानसभा बनी थी, हरियाणा का उसके साथ करा दिया जाएगा क्योंकि 15 दिन का ही समय था। तो आप झारखंड और महाराष्ट्र के क्यों उसके करवाने के तुले में? आपके कहने पे भाजपा के कहने थोड़ा होगी। आप बोलिए हेमंत सोरेन से कि हेमंत सोरेन जो है विधानसभा भंग कर दें, आप उनको 3 महीना क्यों इस्तीफा दिलवाना चाह रहे हैं? एक संवैधानिक प्रक्रिया होती, जिस विधानसभा का जब टेन्योर होगा तभी तो कराया जाएगा ना। उसका 4 राज्यों से क्या तुलना हो गई? अगर 4 राज्यों को हो भी गया सपोज, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो गया? ये तर्क वाली बात नहीं की जानी चाहिए। कम से कम टीवी डिबेट बैठते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, तो कम से कम एक लॉजिक पे बात करिए। आपको किसी चीज का विरोध भी करना है तो लॉजिकल पे भी करिए, तर्कपूर्ण बातों पे करिए। खाली कुतर्क करना है, राहुल गांधी जैसे साजिद भाई मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा लिखा नहीं गया है कि अगर 6 महीने के भीतर अन्य विधानसभाओं के चुनाव पेंडिंग है तो उसको साथ में कराया जाना चाहिए? नहीं लिखा क्या है, ये बात सही, क्या ये बात गलत है? मुख्यमंत्री अगर बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। नहीं, आप ये बताइए 6 महीने के अंदर अगर विधानसभाओं के चुनाव पेंडिंग है तो उसको कराया जाना क्या गैर कानूनी है? क्या वो गैर कानूनी? प्रशांत जी आप देखिए, ऐसा है कि नहीं कुतर्क नहीं, मैं तर्क कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये जो 2 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, 2 राज्यों को जो रिजल्ट, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए आप। 2 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है, अब लगातार बोले जा रहे हो, 2 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है, तो इस समय देखिए हम ऑन एयर, आप भी हम भी देखिए ऑन एयर बात चल रही है ना, ये कोई छुपी बात नहीं चल रही है। आप बताइए 2 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे उसके कितने दिन बाद घोषणा होगी बाकी राज्यों चुनाव की? आप बता दीजिए, 6 महीने बाद होगी कि 8 महीने बाद होगी? आप बताइए। आप पढ़ के आए हैं, बाकी सब लोग यहाँ रहे बैठे हैं, आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, आपके पार्टी के लोगों की डिग्रियां फर्जी लेके आए हैं और आप कह रहे हैं कि कोई तैयारी करके नहीं आता है। आपके लोगों की डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं, मोदी जी की डिग्री फर्जी, स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी, और यहाँ प्रवक्ता बैठा पता उसकी डिग्री कैसी है, और आप कह रहे हैं कि सब लोग जो बिना तैयारी के आते हैं। ऐसे थोड़ी होता है।
सारी फर्जी डिग्रियां आप लोगों के पास है। आप विपक्ष को कह रहे हैं कि जो है आप लोग तैयारी करके नहीं आते हैं। फर्जी लोगों की डिग्रियां वाले लोग यहाँ आके बैठ के अपने आप को कह रहे हैं बहुत बड़े नॉलेजेबल है, बहुत बड़े ज्ञानी हम हैं, बहुत बड़े ज्ञाता आप हैं। फर्जी डिग्री ज्ञानी हो गए भाई? फर्जी डिग्री वाले ज्ञानी कब से हो गए? फर्जी डिग्री वाले कब से ज्ञानी हो गए? फर्जी डिग्री वाले ज्ञानी कब से हो गए भाई? फर्जी डिग्री वाले आप लोग अब बड़े ज्ञानी बने बैठे हो। नहीं, तुम्हारी डिग्री फर्जी भाई, तुम्हारे अरे नहीं भाई आप लोग थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा, आप जो सवाल और जवाब है उस तरह से रखिए, डिबेट को डिबेट के दायरे से चलाइए। तुम सबको ज्ञान दे रहे हो यहाँ बैठ के। ठीक है, मैं दोनों आपको रुकता हूँ। विजय जी माहौल एकदम से गर्म सा हो गया। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि क्या इसमें जो अभी राज्य और केंद्र वाले अधिकार हैं वो एक ही वो उसका भी डर है या उसकी भी एक लड़ाई है? जैसे होता है कि साहब जो निकाय चुनाव का मामला राज्य सरकार के उसका है, लेकिन जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उनको लग रहा है कि यार विधानसभा चुनाव का मामला तो गड़बड़ हो गई होगा लोकसभा के साथ। ये क्षेत्रीय दलों की चिंता, निकाय चुनाव में भी जो एक ताकत रहती है स्थानीय स्तर पर, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की कम हो जाएगी अगर ऐसा सिस्टम हुआ तो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग तो हर नई चीज से डरते हैं और एक बहुत बड़ा तबका भारत में है जो कुछ भी नया कह दीजिए तो अचानक डरने लगता है कि इसमें तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा, क्योंकि यथास्थितिवादी लोग हैं। बहुत जमाने तक भारत में अगर आपको याद हो तो यहाँ मैकेनाइजेशन को लेके बड़ा विरोध था कि न खेती में ट्रैक्टर भी नहीं चलने चाहिए, सड़कें मशीन से नहीं बननी चाहिए और लोगों को हाथ वाला ही रोजगार मिलना चाहिए। बहुत लंबे समय तक इसकी लंबा इतिहास है और यही लड़ाई चलती रही कि श्रमिकों से ही काम हो, नहर हो खुदे तो श्रमिक करें। तो जो 2 साल का काम होता था 8-8 साल तक काम चलता रहता था और वो रोजगार देने का तर्क ये था कि रोजगार का काम है, असल में वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता था और बस वेतन तक ही, वही मजदूरी दिहाड़ी तक ही लोग सीमित रह जाते थे। तो हम अपनी चीजों से सीखने की अगर कोशिश करेंगे तो हमेशा बेहतर होगा। मुझे याद है राजीव गांधी जब कंप्यूटर की बात की तो बहुत विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि लगा कि भारत बर्बाद हो जाएगा और कंप्यूटर आएगा सबकी नौकरियां खा जाएगा। आज भारत सॉफ्ट पावर है। तो हमेशा जो बदलाव होता है वो ज्यादातर सोच समझकर अगर लोग विचार करके करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। दुनिया के पैमाने पे बहुत सी नई चीजें हुई। हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी आना शुरू हुई 1985 के बाद से जी। तो ज्यादा दिक्कत क्या है, जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है और खासतौर पे हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो चाहते हैं कि हमने जो अभी तक रणनीति बनाई है इसी रणनीति के दायरे में ही चीजें होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है, मान लेते हैं मैं उसका बहुत पैरवी नहीं करता हूं लेकिन मैं उसका समर्थक हूं। 1 नेशन 1 इलेक्शन में छत्तीसगढ़ के मुद्दे उत्तर प्रदेश में कैसे लागू होंगे? अगर रीजनल एक्सप्रेशन को लेके इतनी चिंता है तो मैं तो नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश का कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के मुद्दे या तेलंगाना के मुद्दे से जीतेगा। वो तो लोकल मुद्दे से ही जीतेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है साजिद भाई कि हमारे राजनीतिक दलों के पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में।